So hello everyone, welcome back to the new series in which we are going to discuss the PYQs or PYQ inspire some questions which are important in your NEET examination. So I hope you are all doing your revision fine, and this MCQ series is actually going to help you boost your confidence by doing PYQs, right? ये करने से आपका क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कितनी डेप्थ में पता चला है वो अच्छे से आपको आइडिया आ जाएगा, और उसके अलावा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रश ऑफ भी हो जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम द सेल डिवीजन. क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग. अब जो क्रॉसिंग ओवर है, जो दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली होता है वो मियोसिस के कौन से फेज़ में होता है. एंड दैट वी नो कि ये मियोसिस में ये होता है, माइटोसिस में द क्रॉसिंग ओवर इज़ एब्सेंट, राइट. लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि एग्जैक्टली मियोसिस के कहाँ पे. तो ये जो फेजेस आप देख रहे हैं दे आर एक्चुअली फ्रॉम द प्रोफेज. मियोसिस 1 के प्रोफेज के ये स्टेजेस है, उसमें से कौन सा स्टेज पे होगा, दैट इज़ पैकेटिन स्टेज. So the crossing over will be going to occur in the Peyrotin stage. और इससे इंस्पायर बहुत सारे PYQs ऑलरेडी आपको पूछे गए हैं. सो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट होगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में क्या है, ऑल हेट्रोजाइगस. आपको जेनेटिक्स में टर्म्स ही पकड़नी पड़ेगी. यहाँ पे मुझे बताओ लाइक व्हाट इज़ हेट्रोजाइगस. हेट्रो मतलब तो जाइगस. जनरली ये वाला जो है दिस कंडीशन या फिर ये कंडीशन है, इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं. एनी ऑफ दिस विल बी गिवन. आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं. उसमें क्या है कि हेट्रोजाइगस बट टॉल, कि इसका जो टॉल है दैट इज़ इट्स फिनोटाइप. हेट्रोजाइगस है उसका जीनोटाइप है, दिस इज़ एक्चुअली जीनोटाइप. अब इसमें ये गैमेट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दे विल बी टॉल. ये इसका क्या है, जीनोटाइप है ना. दिस इज़ इट्स फिनोटाइप. ये फिनोटाइप होगा, दिस इज़ जीनोटाइप. नाउ क्या पूछा है कि हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट. लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया है कि ड्वार्फ तो कौन सा ड्वार्फ, राइट. ये कन्फ्यूजन हो सकता है. कन्फ्यूजन होने की कोई शक्यता ही नहीं है, बिकॉज ड्वार्फ जो है वो तभी बनेगा. ड्वार्फ इज़ एक्चुअली अ रिसेसिव ट्रेट. तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये हो या ये हो. सॉरी, माय बैड. इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके पास ये वाला जीनोटाइप हो या ये वाला जीनोटाइप हो, फिर भी ये टॉल ही बनाएगा. ये है ही नहीं ड्वार्फ बनने के लिए. यू बिकॉज ड्वार्फ इज़ रिसेसिव ट्रेट, इसीलिए आपको 2 रिसेसिव ट्रेट ही चाहिए साथ में, तभी ड्वार्फ बनेगा. तो अब रेशियो क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि रेशियो कौन सा पूछा है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे थे कि एक्चुअली क्या है. सो रेशियो क्या होगा, तो वो तो आपको ये क्रॉस करके एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए, जस्ट अपने माइंड में या पेपर में ये क्रॉस कर लेना ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए. तुक्का मत मारना, राइट. तो ये देखो, ये क्रॉस के बारे में हमें पूछा है, क्रॉस टी. अब मैं तो जनरली ऐसे करती हूँ, मुझे ऐसे करके बहुत अच्छे से याद रहता है. आपके पास कोई और ट्रिक हो तो यू कैन डू दैट. टी एंड दिस टी एंड टी. ये है, तो ये क्या है, दिस इज दिस बोथ आर सेम. तो हमें क्या चाहिए था, द रेशियो ऑब्टेन वाज 1:1. समझ में आया कि हाफ जो है 1:1 बोल सकते हो. 50% अगर आपको MCQ में पूछे हाउ मच परसेंटेज, तो 50% ड्वार्फ होंगे और 50% टॉल होंगे. एंड आपने और एक चीज़ सीखी होगी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है. टेस्ट क्रॉस वो होता है कि हम अपने पेरेंट को नहीं, हम अपनी ऑफस्प्रिंग को
अगर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करें, रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस होता है दैट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो टॉल वाला जेनेटिक्स है वो ये है या ये है। जनरली टेस्ट क्रॉस इसी के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ दैट। नीट आपको हमेशा ऐसे घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप रीडिंग स्ट्रॉन्ग रखो। टफ नहीं होता, बस समझने में दिक्कत हो जाती है कई बार। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट का जनरली अकर्स इन किडनीज। किडनीज में भी, किडनीज उसमें भी कहाँ पे, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में भी कहाँ पे, तो ये ग्लूकोज का है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पीसीटी, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। नियरली ऑल द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड NaCl आर रीएब्सॉर्ब्ड इन PCT. Now coming to the next question, that is about the photosynthesis. Now, so in the C4 pathway, the first stable product which is produced, that is, अब क्या होता है कि इन C4 pathway CO2 combines with PP. PP क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं ऑक्सेलो एसेटिक एसिड, दैट इज़ एक्चुअली 4C, 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। थोड़ी चीज़ें तो आपको जैसे ये साइकिल्स है वगैरह, इन दिस यू हैव टू लर्न, याद ही रखनी पड़ेगी विथ लॉजिक या विदाउट लॉजिक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट द इकोलॉजी। इकोलॉजी में 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वॉज गिवन बाय 10% law. Again, this is memory based question. It was given by Lindemann. 10% law of energy transfer मतलब 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारी डेसिपिटेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये लॉ था, ये दिया था लिंडमैन ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पूछा है, ये फेवरेट है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट एक बार तो होता ही है ना। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग, लैगिंग, बोथ या टेम्पलेट। सो अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, तो हमारे जब ये लेट्स अज्यूम ये हमारा DNA है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, ये ओपन हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। यहाँ से एक स्ट्रैंड लगता है, यहाँ से एक स्ट्रैंड लगता है। अब क्या है, हमारा जो DNA पॉलीमरेज है दैट विल बाइंड एंड वो जनरली जाता है 5' to 3'। सो कंफ्यूज ना हो इसलिए बताती हूँ, दिस इज़ 5', दिस इज़ 3'। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये अगर हम मानते हैं दिस फर्स्ट स्ट्रैंड इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, तब इसकी जो बाद वाली होगी, सामने वाली, ये क्या है, दिस इज़ आर, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आर रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड जो बनी है या बन रही है विथ दिस बोथ, एंड दिस इज़ आर DNA। ये दोनों DNA है, राइट। ये 5' to 3' है, तो हमेशा इसके सामने वाला जो होगा, दिस स्ट्रैंड विल बी 3', हियर इट विल बी 5'। अगर DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज, उसके पास यही शक्ति है कि वो 5' to 3' ही जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस इज़ कंपल्सरी ऑलमोस्ट हर एक में, जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, हर एक जगह पे, रेप्लिकेशन, हर एक जगह पे, DNA पॉलीमरेज हो, RNA पॉलीमरेज हो, जनरली उन लोगों की जो डायरेक्शन है दैट इज़ 5' to 3'। अब ये यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रहा है, हम अज्यूम करते हैं कि इसने पहले ये बनाया, तो ये यहाँ से बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा,
लेकिन अब इसको बनाना है ये वाली साइड, तो ये क्या करेगा, ये चलता ही रहता है, दिस इज़ पैरेलल थिंग, ये पैरेलल चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ये खुल गया है तो पहले इतना बनेगा, फिर वापस से वो हट जाएगा, फिर इतना बनेगा, फिर हट जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते रहेंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये हाफ फ्रेगमेंट में ही हमारा पूरा डीएनए बनेगा, जो रेप्लिकेटेड डीएनए। तो ये जो एक्चुअली फ्रेगमेंट बन रहे हैं ना, दैट फ्रेगमेंट आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये जनरली बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे। दिस नीचे वाली जो स्ट्रैंड है दैट इज़ नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। अब इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये स्ट्रैंड्स हैं इसको आपस में जोड़ा कैसे जाता है, तो इट इज़ सील्ड बाय लाइगेज। लाइगेज एक एंजाइम है, इट इज़ मोर लाइक अ मॉलिक्यूलर ग्लू जो इन सबको जोड़ के रखता है। ये पूरे को ये जोड़ेगा, इतने जो हाफ बन रहे हैं ना, इसको ये सील कर देगा यहाँ से, और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऐसे और ऐसे हमें रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड मिल जाएंगे फ्रॉम आवर मेन डीएनए, वो उसके जैसा ही एकदम कॉपी होगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, सी हमारे पास स्पर्म है, हमारा स्पर्म कुछ, सी माई ड्राइंग इज एक्चुअली नॉट दैट गुड but I'll just try. So this is our sperm, ये इसका हेड है, ये मिडिल पीस है, एंड दिस इज इट्स टेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें पूछा है जो इसका एक्रोसोम है, एक्रोसोम किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक कैविटी होती है आगे स्पर्म के हेड पे, दैट इज़ नोन एज एक्रोसोमल कैविटी। उसके अंदर होता है एंजाइम विच कैन एक्चुअली पेनिट्रेट, इसका वो एंजाइम का काम ही है वेट टू पेनिट्रेट एग की जो लाइनिंग है उसको वो डिसॉल्व कर देता है, दिस एंजाइम का नाम भी है हाइलोरोनिडेज, जो हाइलोरिक एसिड से बनता है। आई जस्ट राइट इट आउट, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो यहाँ पे एक्रोसोम है, सो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्रोसोम एक्चुअली डिराइव्ड किससे, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी, जो गोल्जी है दैट मेक्स दिस एंजाइम प्लस दिस एक्रोसोम, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड इन इवोल्यूशन, हमारे इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन्स आर एविडेंस ऑफ, जो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं दैट इज़ एक्चुअली द एविडेंस ऑफ, किसके एविडेंस है, दैट इज एविडेंट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है डाइवर्जेंट, एक हमारे पास है कॉन्वर्जेंट। ये आप ये डायग्राम से याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा। और ये चीज़ मतलब ट्रस्ट में इकोलॉजी और इवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप नीट करने के बाद आप आगे भी पढ़ाई करते हैं, यू विल जस्ट लर्न दिस थिंग्स इवन इन योर हायर ग्रेड्स। अगर आप नीट करने के बाद भी इफ़ यू आर विलिंग टू डू बीएससी, तो इसमें भी यही सब कुछ आएगा। सो नाउ डाइवर्जेंट क्या है कि अगर हम ये सोचें कि दिस इज़ वन पेरेंट स्पीशीज़, अगर इसमें से दो स्पीशीज़ अलग अलग निकल रही है तो दैट इज़ नोन एज डाइवर्जेंट। और एंड अगर कोई दो स्पीशीज़ जिसका ओरिजिन अलग है, इसका पेरेंट अलग है, इसका भी पेरेंट अलग है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, दैट इज़ नोन एज कॉन्वर्जेंट। अब ये सोचो डाइवर्जेंट मतलब फैलना, फैल गया ये,
कॉन्वर्जन मतलब वापस आ जाना, बैक टू देयर रूट्स, राइट। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट दिस वांट्स टू से, कि डाइवर्जेंट में कैसा होता है कि मतलब ओरिजिन विल बी सेम। जैसे हम सोचे, लेट्स अज्यूम दैट ओरिजिन सेम है हमारे हाथ का, आर हैंड्स, और जो व्हील्स है उसके फ्लिपर्स, इन दोनों का ओरिजिन सेम है। व्हेल भी मैमल है, हम भी मैमल हैं, लेकिन उसका फंक्शन जो है, फंक्शन अलग है। तो हुआ ना कि पेरेंट सेम हुआ, लेकिन यहाँ पे जाके फंक्शन डिफरेंट हो गया, डिफरेंट फंक्शन, सेम पेरेंट या फिर सेम ओरिजिन डिफरेंट। अब कॉन्वर्जेंट में क्या होता है एक्चुअली? कॉन्वर्जेंट में होता है कि पेरेंट्स अलग अलग है, मतलब कोई एक कैरेक्टर है, कोई एक फंक्शन है, कोई एक ऐसा फंक्शन है कि जो एक्चुअली में अलग है, लेकिन ओवर टाइम ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद वो सिमिलर हो जाते हैं, लाइक विंग्स ऑफ बैट। नो, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, वेट। कॉन्वर्जेंट का एग्जांपल ये आएगा कि डिफरेंट ओरिजिन, कॉन्वर्जेंट मतलब डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, या विंग्स ऑफ बैट, यही एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इन दोनों का ओरिजिन एकदम डिफरेंट है। बैट्स के विंग्स है, बटरफ्लाई के विंग्स है, सेम, लेकिन उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ सेम, ओरिजिन इज़ डिफरेंट। तो अब ऐसे जो एनिमल्स हैं कि जिनके कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़, या फिर जो, या ऐसे ऑर्गन्स हैं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स के जिसका सेम ओरिजिन हो, डिफरेंट फंक्शन हो, दे आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। एंड अगर ऐसा कोई है कि जिसका डिफरेंट ओरिजिन है बट फंक्शन सेम है, सो इट इज़ नोन एज एनालॉगस organs, right? Now coming to the ninth question, that is, which pigment is directly involved in photolysis of water? पानी को स्प्लिट करने में फोटोलाइसिस, पानी की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल है पानी के, दैट विल गेट स्प्लिट। ये किसकी मदद से होता है? तो ये याद रखना, फोटो सिस्टम 2 की प्रेजेंस में जनरली होता है।